सबसे पहले हमारा जो कल का टॉपिक रह गया था स्लाइड नंबर 33, जिसमें हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो वो उसका नाम ही बता रहा है कि कुछ चैनल्स हैं। चैनल का मतलब होता है रास्ता, कोई नाली, कोई खाल, ठीक है, जिसके अंदर से कोई चीज़ गुजर सकती है, ठीक है। तो कैल्शियम के हमने उस रास्ते को ब्लॉक करना है ड्रग्स के थ्रू, और वो ड्रग्स कहलाएंगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है नेफिडिपिन। अब नेफिडिपिन क्या करती है? ये है आर्ट्रियोलर वेजोडाइलेटर, कि ये सिर्फ आर्टरीज को डायलेट करेगी, खोल देगी, ओपन कर देगी, रिलैक्स कर देगी। ग्रेटर इन पेरिफेरल वैस्कुलेचर देन द कार्डियक। ये दिल की जो आर्टरीज है ना, कोरोनरी आर्टरीज जो हमने कल पढ़ी थी, ये उन पे असर नहीं करेगी, बल्कि हमारी जो बॉडी की ना पेरिफेरल आर्टरीज, उनको ज़रा डायलेट कर देगी। इसका मिनिमम इफेक्ट होता है, मिनिमम इफेक्ट ऑन कार्डियक कंडक्शन और हार्ट रेट। अब कंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको फिजियोलॉजी से आइडिया होगा कि कंडक्शन कहाँ पे होती है, एसए नोड, एवी नोड क्या होते हैं, पुरकंजी फाइबर्स क्या होते हैं, वो फिजियोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं। तो इसका जो कार्डियक कंडक्शन है उस पर मिनिमम इफेक्ट होता है। किनका? नेफिडिपिन का। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डाइफिनाइल अल्काइल अमीन, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है विरापामिल की। ये जो मेडिसिन है, अब ये क्या होती है? कार्डियो सिलेक्टिव है, ये बाकायदा दिल के लिए है। इट स्लोज कार्डियक एवी कंडक्शन डायरेक्टली। एवी कंडक्शन मतलब एर्टियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन डायरेक्टली। जब ये डायरेक्ट दिल पे असर कर रही है तो लाजमी बात है ये कोई ना कोई ऐसा काम करेगी जो डायरेक्टली दिल के फंक्शन को या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। अब हम देखते हैं कि वो फंक्शन क्या करता है। इट डिक्रीजेज हार्ट रेट, तो इसका मतलब ये दिल की धड़कन कम कर रही है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ा कम कर देती है और ब्लड प्रेशर को भी कम कर देती है। एंड ऑक्सीजन डिमांड, अब उसने इतने सारे काम कर दिए हमारे लिए कि ऑक्सीजन की डिमांड भी कम कर दिया है, ब्लड प्रेशर भी कम कर दिया है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम कर दी है, हार्ट रेट भी कम कर दिया है। थर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एग्जांपल है हमारे पास बेंजोडायज़ेपिन, जिसमें मतलब मोस्टली जो ड्रग यूज़ की जाती है उसको डिल्टियाज़िम बोलते हैं, ठीक है। ये आप लिखते जाएं या आपके पास ये स्लाइड में होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको इतना सर पे सवार नहीं करना है, सिर्फ समझते जाना है। अगर एक बार अच्छे से आप समझ के ये चीज़ चल पड़े ना, जिस दिन खुद बैठ के पढ़ोगे ना, अपने आप को खुद डॉक्टर मानोगे, ठीक है, और उस दिन ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो खुद को डॉक्टर उस दिन मानोगे जिस दिन दिल बोलेगा, और दिल किस दिन बोलेगा? जिस दिन आप काबिल हो जाओगे खुद से पढ़ के समझ के। ओके जी। तो अब ये जो वो है डिल्टियाज़िम है ड्रग, ये क्या होती है? ये कार्डियो सिलेक्टिव है एंड वेस्कुलर सिलेक्टिव। मतलब पिछली जो हमने पढ़ी थी, एक थी वेस्कुलर सिलेक्टिव थी, एक थी कार्डियक सिलेक्टिव, कार्डियो सिलेक्टिव। और ये वाली जो ड्रग अब हम पढ़ रहे हैं डिल्टियाज़िम, ये दोनों हैं। अब ये करेगी क्या? इट स्लोज आर्टीरियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन एंड इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ फायरिंग ऑफ साइनस नोड, के साइनस नोड जो करंट छोड़ रही है उसको भी डिक्रीज कर देगी, ठीक है। और इसका मेन इफेक्ट क्या होगा? इट डिक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम करेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगी। पिछली जो ड्रग थी वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर रही थी। एक दो फिर बता देता हूँ कि अगर दिल सपोज 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, वो उसका हार्ट रेट है। और अगर उसका जो प्रेशर है वो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक है, या ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपका ब्लड प्रेशर है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि आप दिल अगर आराम से धड़क रहा है ऐसे, तो ब्लड को स्लोली भेज रहा है आगे, लेकिन अगर वो ऐसे गुस्से में धड़केगा ना तेज, तो वो जोर जोर से निकालेगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो ये क्लियर रहे। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इन एडिशन टू वैस्कुलर मसल्स एंड मायोकार्डियम, मायोकार्डियम पे भी इफेक्ट करेगा। जो दूसरे हैं हमारे पेरिफेरल वेसल्स हैं, उन पे भी इफेक्ट करेगा। इसके कार्डियक कंडक्शन पे भी असर करेगा। तो हमारे पास ये क्या करेगा? प्रोड्यूस लेस इफ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। हमने कल ड्रग्स पढ़ी थी, उनमें कुछ था रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, कि कुछ ड्रग्स देने के बाद हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो करती क्या है? एक अच्छा काम करने के बाद दूसरी तरफ हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कर रही थी, कि दिल की धड़कन तेज कर रही थी। ये ड्रग कम करेगी, मतलब अगर करना हुआ कुछ पेशेंट्स में तो ये कर देगी, बट लेस होगा।
उसके बाद इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे हम सीसीबी यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रिडक्शन ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। जब हमने ऑक्सीजन की डिमांड कम कर दी है तो इट कैन डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्लो हार्ट रेट, dilate vascular smooth muscles, reduce blood pressure and cardiac load. It results in reduction of myocardial oxygen demand. सिंपल सी बात है कि अगर मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि जो बंदा ज़्यादा काम करता है वो ज़्यादा खाता है, हम दिल से काम वो कम ज़्यादा लेना कम करवा देंगे किसी भी तरीके से, कि जैसे ही दिल हमारा काम कम करेगा तो वो अपनी समझे खाना भी कम कर देगा, वो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है डायलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स। वही कोरोनरी आर्टरीज हैं हमारे पास जिन पे हमारा मेन फोकस है। तो उसमें क्या होता है, कैन डायलेट कोरोनरी आर्टरीज एंड कोलेट्रल वेसल्स। कोलेट्रल वेसल्स जो हमारे पास हमने कल एक्टिवेट करवाई थी, जब एक तरफ सपोज इस्कीमिया हो रहा था, ब्लड रुका हुआ था, तो हमने दूसरी आर्टरीज से ब्लड वहाँ पे भेज दिया था उनको डायलेट करवा के, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज द परफ्यूजन टू इस्कीमिक एरिया, कि जो इस्कीमिक एरिया है वहाँ पे परफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। सपोज ब्लड वहाँ पे एक सुराख से निकल के जा रहा था और मायोकार्डियल मसल्स को या सेल्स को वॉश करके वापस आ रहा था, उनको ऑक्सीजन दे रहा था, अब वो ज़्यादा कर देता है, अब वो ज़्यादा ब्लड लीक होता है, वहाँ से प्लाज्मा लीक होता है जो ऑक्सीजन लेके गया होता है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देते हैं। नंबर 3 पे है प्रोटेक्शन टू इस्कीमिक कार्डियोमायोसाइट्स, यानी कि जो दिल की मसल्स हैं उनके सेल्स। अब देखो, कार्डियो मतलब दिल, मायो मतलब मसल्स एंड साइट्स मतलब सेल, कि दिल के मसल्स के जो सेल हैं जो इस्कीमिया हो रहा है, जहाँ पे डेथ स्टार्ट हो गई है ड्यू टू लेस ऑक्सीजन या लेस ब्लड सप्लाई, हमने उनकी प्रोटेक्शन भी करनी है। अच्छा जी, कैसे करेगा, अब हम पढ़ते हैं। इस्कीमिया कैन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस। अब क्या होता है, कैल्शियम ओवरलोड कैन एंड सेल डेथ, ठीक है, कैल्शियम की ओवरलोड हो जाएगी, सेल के अंदर इंक्रीज कर जाएगी कैल्शियम और सेल डेथ होती है, तो हमने वहाँ पे रोकना है। तो अब क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिनको हम सीसीबी बोलते हैं, सीसीबी प्रोटेक्ट्स द इस्कीमिक कार्डियोमायोसाइट्स थ्रू ब्लॉकिंग कैल्शियम आयन इनफ्लक्स, कि जितने अंदर थे वो तो चले रहे, बाहर से तो अंदर ना आए, तो हमने उनको ब्लॉक कर देना है, कैल्शियम बाहर से अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उनका नाम ही हमें बता रहा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो वो कैल्शियम को बाहर से सेल के अंदर नहीं आने देंगे ताकि हम सेल को डेथ से बचा सकें। उसके आगे हमारे पास है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब वो किस तरह एक्शन करते हैं ये ड्रग्स, तो अब हम वो पढ़ेंगे। इट ब्लॉक्स एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। जो एल टाइप है ना, ये बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये चैनल्स कौन से होते हैं, किस तरह के दिखते हैं और क्या क्या काम करते हैं, तो मेन आप अभी देखें। एल टाइप चैनल ब्लॉकर्स हैं, इनहिबिट्स द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, सेल्स ऑफ कोरोनरी एंड सिस्टमिक आर्टेरियल बेड्स। अब इन्होंने जो हमारे पास वेसल्स हैं, जो हमारे पास कार्डियोमायोसाइट्स हैं, उनके जो सेल्स हैं वहाँ पे कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर दिया है। अब क्या करते हैं ये, हमें इफेक्ट क्या मिलता है, जनरलाइज वेजोडाइलेशन हो जाएगी, कि सारा ही जो वेसल्स है ना, सारी वेसल पूरी की पूरी को स्पेसिफिक नहीं हो, सारी डायलेट कर जाएंगी। अब डायलेट करने से क्या होगा, इट डिक्रीजेस स्मूथ मसल टोन, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स हैं, जो उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी, उनकी हार्डनेस थी, वो ज़रा कम हो जाएगी। डिक्रीज कर जाएगा बीपी, क्योंकि देखें ना हमने टेंशन कम करवा दी है, पहले इतनी सी ल्यूमेन थी, अब हमने इंक्रीज करा दिया, ऐसे डायलेट कर दिया, जिसकी वजह से बीपी डाउन कर गया, जिसकी वजह से कार्डियक वर्क लोड कम हो जाएगा। जब दिल काम कम करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। और डिक्रीज एंजाइना सिम्टम्स के, जो दिल के एंजाइना के या समझे पेन वगैरह हो रहा था या डिस्कम्फर्ट था, वो कम हो जाएगा। उसके बाद ये करवाता है ब्रेडिकार्डिया। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं, मुझे कोई बंदा बताएगा ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया में क्या फ़र्क है? ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया का फ़र्क, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया का फ़र्क, हार्ट बीट बढ़ जाती है किस में? आप में से बताए ना कोई, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल, ये फरीद ने भी बोला ब्रेडिकार्डिया, और ठीक है जी, ब्रेडी मतलब हार्ट रेट जो वो लो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। टैकीकार्डिया, बिल्कुल ठीक आंसर किया है, आपका भी ठीक है, आप सबका ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, आप लोग सब तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब है। तो यहाँ पे देखें ना, एक ज़रा आपने ना हर चीज़ को समझ के चलना है।
ठीक है। और कुछ होते हैं निमोनिक्स, जैसे फ़नी आप तरीके से याद करें, मैंने कल भी बताया था कि टैकी टी से है तो टैकी और तेज़। अगर दिल तेज़ तेज़ धड़केगा इसका मतलब है टैकी है, अगर दिल स्लो धड़केगा तो वो ब्रैडी हो गया। ठीक है, ओके। और एक नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो मुझे कोई बताएगा नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? ये ना कहना कि 72 बार धड़कता है, नॉर्मल रेंज होती है एक नॉर्मल हार्ट रेट, वो मुझे कोई बताएगा क्या होती है? 72 तो एक है, एक हमने नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ 62 ठीक है, उन्होंने आंसर सही कर दिया है, लेकिन 6200 है। नाजिश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 6200 जो है ना ये नॉर्मल है। अगर कोई बंदा आपके पास आता है 60 उसकी बीट चल रही है वो ओके है, 60 से नीचे 59 आते हम कहेंगे ब्रैडीकार्डिया है, और उसकी बीट 100 क्रॉस करते ही 101 पे जाते ही वो टैकीकार्डिया है। अब आपने याद रखना है, इसके बीच में सारा नॉर्मल है। जो हम एवरेज निकालते हैं ना 72 इज एवरेज, कि मोस्टली लोगों में 72 होता है, बट एक जो नॉर्मल रेंज है ना वो 6200 है। चलें आगे चलते हैं हम। एट क्लिनिकल डोज प्राइमरीली इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ पेरिफेरल एंड कोरोनरी आर्टरी स्मूथ मसल्स। ठीक है, उसमें इनको हम रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके क्लिनिकल यूजेस लाजमी बात है, हर बंदे को पता है क्लिनिकल यूजेस में क्या होगा जी। हाइपरटेंशन को कम करवाना है, और ऑक्सीजन की डिमांड को कम करवाना है, ब्लड प्रेशर को कम करवाना है। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो हम फटाफट उसको पढ़ लेंगे। यूज्ड इन प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, इट डिक्रीजेज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड विद रिफ्लेक्स टैक्रिकार्डिया। ओके, सेकंड है हमारे पास यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मैंने अभी आपको उर्दू में बता दिया, प्रोड्यूसेस जनरलाइज्ड वेजोडायलेशन। ठीक है, जनरलाइज्ड वेजोडायलेशन होगी, वेसल खुल जाएंगी, तो फिर क्या होगा हमारे पास? डिक्रीजेज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर विदाउट रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। चलें जी, ये हमारे पास हो गया। उसके अब एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ लेंगे हम जल्दी जल्दी, बिल्कुल ईजी हैं, हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं वैसे। फ्लशिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, जैसे वो गाल लाल लाल हो जाएंगे ना, उधर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वेजोडायलेशन करवाइए तो ब्लड ज़्यादा पीछे रुकना शुरू हो गया। जब पीछे ज़्यादा रुकेगा सेल्स के पास, हमारी वेसल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, तो उसी वजह से फ्लशिंग होगी, बंदे ऐसे लाल लाल नजर आएंगे पठानों की तरह। ओके, पोस्टूरल हाइपरटेंशन हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाएगी। पोस्टूरल का मतलब कल मैंने बताया था पोस्चर, जो अगर बंदा ज़्यादा खड़ा हो जाएगा तो उसको गिरने के चांसेस होंगे डिजीनेस वगैरह की वजह से, और अगर लेट जाएगा तो बिल्कुल ही हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो इसलिए हमने कल भी जो थे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह बिठा के दिए थे। कल एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, मैंने उसको बाद में आंसर भी किया था कि सर ये जो है ना, हम नाइट्रोग्लिसरीन ज़बान के नीचे रखवाते हैं कोई भी, तो हम बिठा के क्यों देते हैं, खड़ा होके या लिटा के क्यों नहीं दे देते? खड़ा हम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि वो डिजीनेस और फेंटनेस कॉज करते हैं, कि बंदा एकदम घूम सकता है, बेहोश हो सकता है, तो वो गिरेगा धड़ाम से। और लिटा के इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो हाइपोटेंशन कॉज करवाती है ड्रग, तो बिल्कुल ही हाइपोटेंशन ना हो जाए, क्योंकि हमारे दिल के लेवल पे आ जाएगी पूरी बॉडी। तो इसलिए हम बिठा के देंगे ताकि बिल्कुल हाइपोटेंशन ना हो और बंदा गिरने के चांसेस भी ना हो। समझ नहीं आई है? माइक ऑफ करो अगर माइक ऑन है आपका। उसके बाद डिजीनेस, ये जो इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे उसमें डिजीनेस है, ब्रैडीकार्डिया है, और पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा। पेरिफेरल एडीमा का मतलब है कि पूरी बॉडी के अंदर ना कहीं दूर दूर वहाँ पे एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। वो स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि ब्लड रिटेंशन है, ब्लड को हम आगे नहीं जाने दे रहे हैं, कम रोक रहे हैं, तो इस वजह से परफ्यूजन ज़्यादा रहेगी और वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगी फ्लूइड की, उसकी वजह से स्वेलिंग मिलेगी आपको। उसके बाद आगे वैसे एक लाइन का टॉपिक है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अब सोडियम का मतलब है वही नमक, ठीक है, मतलब वो सोडियम क्लोराइड होता है, पर यहाँ पे हमारे पास सोडियम ही होता है, जिसकी हमारे पास रोनालाजीन मेडिसिन का नेम है। इट इनहिबिट्स लेट फेज ऑफ सोडियम करंट, ठीक है, तो इट इम्प्रूव्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, जो हमारे पास इफेक्ट देगी। इट डिक्रीजेज इंट्रासेलुलर सोडियम एंड कैल्शियम ओवरलोड, देयर बाय इम्प्रूविंग डायस्टोलिक फंक्शन, डायस्टोलिक फंक्शन को बढ़ा देगी। और क्रोनिक एंजाइना होता है ना, जो बहुत पुराना चल रहा होता है, उसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रोनालाजीन ये मेडिसिन हम अकेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफन फॉर एंजाइना पेशेंट्स हु हैव फेल्ड ऑल अदर एंटीजाइनल थेरेपीज, उसमें हम ये देते हैं। नॉट यूज फॉर एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, हम क्रोनिक में देंगे, उसमें नहीं देंगे।
चलें आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लें सब जिनके पास है। सबके पास है ना स्लाइड नेक्स्ट वाली, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर। कि अब दिल फेल कर रहा है। अब दिल फेल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि 60% वाला बंदा पास है, इससे नीचे फेल है। 60 से लेके 100 वाले बंदे में आप चूज करते हैं कि ये बंदा आपके पास नहीं है। एक सेकंड फरीद, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप देख लें। रिम्स ऑनलाइन वाले ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आपको, बस 1 मिनट में आ जाती है आपके पास। सेंड हो गई, आप ग्रुप में चेक कर लें रिम्स वाले में। वैसे चलें तब तक हम जनरल इसके बारे में बात तो कर लेना कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होता है कि 60% से नीचे फेल है, 60 से ऊपर पास है, ठीक है। और उसके बाद हम कैटेगराइज करते हैं कि 60 से 70 वाला नॉर्मल है, 70 से 80 वाला वेरी गुड बच्चा है, 80 से 90 वाला बेहतरीन है और 90 से ऊपर वाला तो एक्सीलेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सपोज अगर आपका हार्ट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है और एक ऐसी कंडीशन पे आ गया जहाँ पे वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई, आपकी बॉडी की ब्लड सप्लाई वो पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसका कुछ सेल डेथ्स हो गई हैं, मतलब इस सारी कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। फिर हार्ट फेलियर के बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैं हार्ट के फंक्शंस। तो आप में से मुझे कोई बताएगा हार्ट के फंक्शन क्या है असल में, मतलब दिल के काम क्या हैं? तब तक दूसरे लोगों के पास स्लाइड पहुंच जाए, आप मुझे ज़रा कोई बंदा आंसर कर दे कि दिल के फंक्शन क्या हैं। पंपिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पंपिंग ऑफ ब्लड आ गई है, आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आ गई, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, कार्डियक आउटपुट मेंटेन करना उसका काम है, और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बनाना भी इसी का काम है, और मतलब टिश्यू के पास हो गया। पीएच ये मेंटेन नहीं करेगा, पीएच ये मेंटेन नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर करेगा, पीएच मेंटेन करना इसका काम नहीं है, वो हम पढ़ेंगे किडनी के टॉपिक में, वैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसका एक ऐसा फंक्शन भी होता है जो आप लोगों को मतलब पता ही होगा। आपके दिल के अंदर ना बहुत बड़ा एक घर होता है, उसके अंदर बेड वेड लगे होते हैं, सोफा लगा होता है, कुर्सी, मतलब खूबसूरत घर होता है जिसमें जानू मानू रहते हैं, ठीक है। तो जिसमें कहते हैं तुम मेरे दिल में रहते हो, तो वो जानू मानू भी इधर ही रहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब हम हार्ट फेलियर की तरफ कि हार्ट फेलियर में हमारे पास होता क्या है। तो हार्ट फेलियर अभी नया टॉपिक हमारा, बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप sufficient blood to meet the metabolic needs of the body due to impaired systole, जिसको हम इजेक्शन बोलेंगे, और डायस्टोल यानी कि फीलिंग ऑफ हार्ट। अगर इन दोनों के अंदर कोई भी मसला आ रहा है ना, दिल के मेन काम है सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। बाकी डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ते हैं। मेन स्टार्ट हमारा क्या हो रहा है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अगर इन दो में कोई मसला है ना तो वो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। तो हमें क्या होता है, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट हो जाता है, फेलिंग टू मीट द नीड फॉर द टिश्यू मेटाबॉलिज्म, के न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंचेंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बाय इम्पेयर्ड कार्डियक मसल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अगर कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, वो मसल्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास हार्ट फेलियर होगा। Chronic condition that develops slowly and gets worse over time, accompanied by abnormal increase in blood volume। कि अगर सपोज ब्लड वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है हार्ट, मतलब तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो हमने डायरेटिक्स में क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो डायरेटिक्स के अंदर हम वो ब्लड वॉल्यूम कम करवा देते हैं, ठीक है। हम देखो जितना भी पानी पीते हैं ना, अब वो नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है, हमने जितना पानी पिया स्टमक में गया, अपना स्टमक ने काम किया, उसने इंटेस्टाइन्स के अंदर सारा कुछ डाल दिया, इंटेस्टाइन्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया,
एब्जॉर्ब करने के बाद किधर डालेगी वो, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। वो सारा पानी आपकी ब्लड वेसल्स में चला गया, वो घूम रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन आपकी बॉडी एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देगी उसको। जब वो एक लेवल से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो जो आपके नेफ्रॉन्स है ना, उनको सिग्नल मिलता है कि चलो शाबाश काम शुरू करो। वो फटाफट क्या करते हैं, उस जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको निकाल देते हैं यूरिन के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू आपकी किडनी से होता हुआ वो आ जाता है ब्लेडर में, और वहाँ से आप उसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर सपोज कोई वजह हो कि नेफ्रॉन आपका सो जाए, एक्टिव ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है वो देखते हैं। एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द हार्ट, वेन्स एंड कैपिलरीज आर देयरफॉर जनरली डायलेटेड विद ब्लड। कि जब ब्लड ज़्यादा हो जाता है ना तो हर चीज़ डायलेट करना शुरू कर देती है आस्ता आस्ता प्रेशर की वजह से। ओके, इस वजह से हम बोलते हैं इसको, अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो तो हम इसको बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसके अंदर कंजेशन हो रही होती है। सिंस द सिम्टम्स इंक्लूड पल्मोनरी कंजेशन विद लेफ्ट हार्ट फेलियर। अब मैं अभी आपसे थोड़ा सा एनाटॉमी पूछूंगा हार्ट की, अगर किसी को आती हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। कि वो कह रहा है अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगी। इसका मतलब ये है कि ब्लड ज़्यादा कहाँ रुकेगा, लंग्स के अंदर। एंड पेरिफेरल एडिमा विद राइट हार्ट फेलियर। ज़रा गौर करो कि राइट हार्ट फेलियर होगा ना तो जो पेरिफेरल एरियाज हैं जैसे हाथ हैं, मोस्टली पाँव में, ठीक है, पाँव में जाके स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसा क्यों होगा, तो हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे हमने यही चीज़ पढ़नी है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप ये देखें कि जो राइट हार्ट की बात करते हैं हम, राइट हार्ट के अंदर आपके, आप अगर हार्ट के ना आप दो हिस्से कर लें ऐसे, ये, और यहाँ पे हमने एक डिवीजन डाल लिया, ये आपका सपोज राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर आपका राइट हार्ट फेल हो रहा है ना, इसमें से कुछ भी फेल हो रहा है, चाहे एट्रियम चाहे वेंट्रिकल, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा जनाब, ये ब्लड आएगा आपके राइट एट्रियम के अंदर, तो आपका राइट एट्रियम सो इसको कबूल नहीं करता है और वो वापस निकाल देता है, या वो बोलता है मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो ब्लड पीछे आपकी बॉडी में रुकेगा। ठीक है, तो वो एडिमा होना चाहिए। अगर आप सपोज लेटे रहे ना सारी उम्र और फिर ये आपका राइट हार्ट फेल हो, या नाउज़बिल्लाह किसी पेशेंट की बात कर रहे हैं, आपसे मुराद पेशेंट, तो क्या होता है इसकी पूरी बॉडी में एडिमा हो सकता है। लेकिन अब हम खड़े रहते हैं, मोस्टली ग्रेविटी का असर होता है, तो इसलिए ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है आपकी लेग्स में, पाँव में। तो इस वजह से मोस्टली अभी हम आगे चल के सिम्टम्स देखेंगे हार्ट फेलियर के कि पेशेंट को एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। एडिमा मतलब स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। चले मान लिया राइट एट्रियम तो ठीक है, वेंट्रिकल ठीक नहीं है। अब वेंट्रिकल ने कहा, एट्रियम ने कहा खाली होना है वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल कबूल नहीं कर रहा है तो एट्रियम कबूल नहीं करेगा, है वापस निकाल देगा। ठीक है, तो जब इसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी बॉडी के अंदर एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। तो कंजेशन कहाँ पे हुई, आपकी बॉडी के अंदर, बाहर पेरिफेरल वेस्कुलेचर के अंदर, पेरिफेरल वेसल्स के अंदर, आपकी वो जगहें जो आपके दिल से ज़रा दूर हैं। अब हम ये तो मान लेते हैं ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड भेज दिया लंग्स के पास, अब लंग्स ने वापस भेजना है लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं फिर ये फिजियोलॉजी आपको बता रहा हूँ, इसकी एनाटॉमी बता रहा हूँ। ब्लड आपके लंग्स से घूम के साफ होके कहाँ पे आया, आपके लेफ्ट एट्रियम के पास। जब आपके लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड आया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ये कबूल नहीं करता है उस ब्लड को, या जितना आपके लंग्स ने भेजा है उतना ये कबूल नहीं करता है, तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, कंजेशन ऑफ ब्लड, एक प्रेशर बढ़ेगा आपके लंग्स के अंदर। चले मान लिया आपका ये एट्रियम तो ठीक था, वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल पूरी तरह से ब्लड नहीं ले पा रहा है, तो क्या होगा जनाब, ये फिल हो जाएगा, ये फिल होगा, फिर वही लंग्स के पास प्रॉब्लम। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो कंजेशन होगी आपकी पल्मोनरी मतलब लंग्स में, और अगर राइट हार्ट होगा तो एडिमा होगा पेरिफेरल, बाकी बॉडी के अंदर। ऑल क्लियर, सबको यहाँ पे समझ आ गई, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं, क्योंकि इस कंसेप्ट को लेके हमने आगे चलना है। और ये अगर कंसेप्ट आपका अभी से सेट हो गया ना, फिर हार्ट फेलियर के टॉपिक में, दिल की उसमें फिजियोलॉजी में और एनाटॉमी में आप कभी भी मार नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी, अगर आपने यहाँ पे इस टॉपिक को, इन 3-4 लाइंस को समझ लिया तो। आगे चलते हैं। The pathologic process of heart failure involves an interplay between
द एबिलिटी ऑफ फेलिंग हार्ट टू मेंटेन सफिशिएंट कार्डियक आउटपुट, एक ऐसा दिल है जो फेल कर रहा है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पा रहा, एंड द कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू मेंटेन द कार्डियक रिजर्व, या फिर वो मैकेनिज्म फेल हो रहा है जो कार्डियक रिजर्व को कंट्रोल करता था। अब हम इसको क्लियर करके आगे पढ़ते हैं। अब फिजियोलॉजी ऑफ द होल हार्ट हमने बहुत, ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, उससे पिछले टॉपिक में भी। अब क्या है जी, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, अगेन फिर मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे हम। स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट हमारे पास कंबाइनली क्या बनाते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब हम इसकी बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्ट फेलियर, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास राइट साइड वर्सेस लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, नंबर 2 है एक्यूट वर्सेस क्रोनिक हार्ट फेलियर, लो वर्सेस हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट साइड वर्सेस लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट हो सकती है, ठीक है। कि सपोज कोई ऐसी चीज हो गई है कि मैंने आपको बताया था राइट एट्रियम में मसला है, ब्लड नहीं ले रहा है ये, राइट वेंट्रिकुलर में कोई मसला है, ये ब्लड नहीं ले पा रहा है, या सपोज उस जो आपकी आर्टरी लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग की तरफ, वो आर्टरी होगी, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई क्लॉट आ गया है, या कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो कोलैप्स कर गई है, कुछ भी हो गया है, तो उसकी वजह से हमारे पास राइट साइड का हार्ट फेल होगा। लेफ्ट हार्ट फेलियर को भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन होगी, कि वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो ब्लड नहीं ले रहा है, हाइपरटेंशन, माइट्रल वॉल डिजीज, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास कॉज करवाएंगी लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इसमें होगा क्या, इंक्रीज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, increased left atrial pressure, increased pulmonary capillary pressure। increased pulmonary pressure इसलिए होगा क्योंकि जो ब्लड लंग भेज रहे थे वो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर कहाँ पे बढ़ेगा, हमारे लंग्स के अंदर। तो ये बात है, increased pulmonary capillary pressure, pulmonary congestion हो जाएगी इसके अंदर। आगे डायग्राम है वो आप देख लें, यही चीज़ लिखी हुई है डायग्राम के अंदर जो अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। एक्यूट का मतलब है जो फौरन हो जाए, क्रोनिक का मतलब है जो लंबे अरसे के बाद हो। तो अगर हम इसी चीज को जरा इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि हम तो हैं अंग्रेज, तो डिपेंडेंट ऑन रैपिडिटी ऑफ द ऑनसेट ऑफ द हार्ट फेलियर, कि अगर जल्दी हो रहा है तो वो क्रोनिक है, देर से हो रहा है हार्ट फेलियर तो इसका मतलब यह काफ़ी टाइम उसने हार्ट ने वेट किया कि मुझे कोई मेडिसिन दे दो, मेरे लिए कुछ कर लो, अपने हरकतें सीधी कर लो, नमक छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो। अब दिल ने जब सारी तरह से जोर लगा लिया और कुछ नहीं हुआ ना, उसके बाद वो कहता है अब तो मैंने फेल होना ही होना है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब यही है कि आपकी बॉडी किसी न किसी तरह कोई हार्मोन दे के, ठीक है, कोई एंजियोटेंसिन को कम करवा के ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश कर ले, या अगर सपोज ब्लड प्रेशर डिक्रीज जा रहा है बहुत अरसे से और दिल को तेज तेज काम करना पड़ रहा है उस बराबर रखने के लिए आपकी डिमांड को, तो अगर एंजियोटेंसिन पूरा निकल आता है 2, तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी और एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा ब्लड प्रेशर। हम वो नहीं करते हैं तो फिर दिल गुस्सा कर जाता है, कहता है अब मैंने ख़राब होकर दिखाना है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, कि अगर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे उसकी वजह से या तो ब्लड वॉश आउट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारा हार्ट फेल हो रहा होता है। तो अगर हम देखें एक्यूट हार्ट फेलियर, उसमें क्या होता है, रैपिड ऑनसेट, फ़ौरन हो जाता है अगर होना होता है, कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन टाइम। कैसे हम कंपनसेट करेंगे उसको, वो फ़ौरन हो गया हार्ट अटैक, जैसे होता है स्ट्रेस वगैरह में एकदम हो गया। फिर क्रोनिक है, क्रोनिक के अंदर क्या है, बहुत अरसे तक सपोज ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा और आपने ध्यान ना दिया, फिर दिल गुस्सा कर जाता है। द कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल लीडिंग टू द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द हार्ट फेलियर ग्रेजुअली डेवलप, कि मसला हो रहा था पर बॉडी ने ध्यान नहीं दिया तो फिर दिल गुस्सा कर जाता है। उसके बाद लो आउटपुट वर्सेस हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोमायोपैथी, इसमें लो आउटपुट होता है। इनसफिशेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एजेक्शन, के इंजेक्शन जो है ना वो सफिशेंट नहीं होती है। इनएडुकेट ब्लड कार्डियक आउटपुट होता है, जिसके अंदर हमारे पास
जो जितना कार्डियक आउटपुट होना चाहिए था हमारी ऑक्सीजन एंड ब्लड डिमांड के मुताबिक उतना नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लो आउटपुट हार्ट फेलियर। दूसरा हमारे पास हाई आउटपुट, तो इसमें उसका नाम बता रहा है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही ब्लड सप्लाई हो जाएगी, कॉज्ड बाय एन एक्सेसिव नीड फॉर कार्डियक आउटपुट। द फंक्शन ऑफ द हार्ट मे बी The function of heart may be supranormal but inadequate owing of excessive metabolic needs, कि हमें बहुत ज़्यादा नीड्स थी जिसकी वजह से हमने दिल को मजबूर कर दिया कि भाई जल्दी जल्दी ब्लड दे, ज़्यादा दे, और वो ज़्यादा देने के चक्कर में बिल्कुल ही वो हो जाता है, वो सोने के अंडे खाने के बजाय हमने मुर्गी खा ली। उसके बाद है हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा विद इनफ फोर्स टू पंप एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ द ब्लड थ्रू द बॉडी, कि उतनी ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि वो पूरी बॉडी तक ब्लड दे सके। ये सिस्टोलिक फंक्शन है, सिस्टोलिक प्रॉब्लम आ गई कि वो नहीं कर पाया। तो वो क्यों नहीं कर पाया ये हमने पढ़ना है पैथोलॉजी में, या आप लोग जो सपोज थर्ड सेमेस्टर से ऊपर वाले हैं ना वो पढ़ चुके होंगे। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, उसमें क्या है, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड फिल द ब्लड एज द रिजल्ट ऑफ स्टिफनिंग ऑफ द हार्ट मसल। किसी वजह से दिल के मसल वो उतने समझें रिलैक्स नहीं रहे हैं, थोड़े सख्त हो गए हैं, कैल्सिफिकेशन हो सकती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। या एक होती है कार्डियोमेगैली, जिसके अंदर दिल के मसल्स का साइज बढ़ जाता है, तो दिल उतना इलास्टिक नहीं रहता जितना रहना चाहिए था, वो पूरा ऐसे बंद होने की बजाय वो क्या करता है, ऐसे 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 पूरा ऐसे बंद नहीं हो पाता है। उसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हमारे पेशेंट को हो सकता है। तो मीटिंग में हमारा कितना टाइम रहता है, 2-3 मिनट रहते हैं, तो हम मीटिंग अगेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ अभी 1 मिनट के बाद, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्बेंस होगी। अभी टॉपिक रुका हुआ है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बीच में मैसेज आया हुआ है, ओके, मैं लिंक भेजता हूँ आपको ग्रुप में। ठीक है, स्टॉप करूँ? नहीं वो कैमरा चलता है। ये टाइम कितने में इतना थोड़ा? 40 मिनट दे रहे हैं, पहले था ऐसे ना? पहले नहीं था। लिंक भेजता हूँ जरा ग्रुप में। लिंक चेंज होता है दफा। हाँ, एक के मीटिंग का रख लो। अब्बुर को ऑफिस की तो एक की मीटिंग रख लो। वो बड़ा अकाउंट होगा, मैंने नहीं पता किस तरह बनाया। एक के था उसमें करें था ना, पेड होगा था ना, पेड भी है शायद। मथक गाँव के चलो जी, आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी ये स्टार्ट हो रही है। आ जाएं फटाफट, आ जाएं फटाफट फटाफट फटाफट। यार ये मुझे समझ नहीं आई इतना कम टाइम क्यों देते हैं, 40 मिनट्स ओनली। आ गए हैं सब, करूं स्टार्ट? अभी 1-2 रहते हैं जो अभी क्लास ले रहे थे, वो लोग आ जाएं।
चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमने भी पढ़ा, मतलब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, इसको अच्छी तरह डिटेल में समझ लिया है, पढ़ लिया है। और आ जाओ भाई, सब आ जाओ। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्लास, अगर हम इसकी बात करें ना, हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशंस, ठीक है, उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे अब हम। सिम्टम्स का मतलब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्लास 1, जिसमें माइल्ड, आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है, वीडियो ठीक है। क्लास 1 के अंदर है हमारे पास माइल्ड, जिसमें नॉर्मल सा होगा। ओके ओके ठीक है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। अब पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे जो क्लास 1 माइल्ड हार्ट फेलियर है ना, उसके अंदर नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है बंदा। ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज डज नॉट कॉज अनड्यू फैटिग, कि नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है ना, ऑर्डिनल जो डेली लाइफ की हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पाल्पिटेशंस होंगी, जिसमें दिल उसको धड़कता हुआ फील होगा ज़ोर ज़ोर से, और डिस्पनिया होगा, जिसको हम बोलते हैं SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस का प्रॉब्लम होता है बंदे को ना, ऐसे सांस फूला फूला रहता है, छोटे छोटे सांस लेगा ऐसे ऐसे। क्लास 2 माइल्ड, क्लास 2 भी माइल्ड है, लेकिन ये क्लास 2 है, इससे थोड़ा सा आगे जाएगा। इसमें है स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि ज़्यादा काम पेशेंट नहीं कर पाएगा। कंफर्टेबल एट रेस्ट, जब वो आराम कर रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है, कंफर्टेबल है, बट ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी रिजल्ट्स एंड फैटिग, कि अगर थोड़ा बहुत काम करने लगा ना नॉर्मल डेली लाइफ के भी, तो उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास पाल्पिटेशन, डिस्पनिया और फैटिग है, मतलब सांस का मसला हो जाएगा। क्लास 3 है मॉडरेट, अब थोड़ा सा बढ़ गया है माइल्ड से, तो उसके अंदर हमारे पास होता है मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के, अच्छी खासी लिमिटेशंस हो जाएंगी फिजिकल एक्टिविटी की, इवन सीढ़ियाँ वगैरह भी चढ़ना प्रॉब्लम होगी बंदे के लिए। कंफर्टेबल एट रेस्ट, बस लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी कॉजेज फैटिग, कि नॉर्मल जिंदगी के काम करने से भी जाएगा, पाल्पिटेशन और डिस्पनिया तो होगा ही होगा। और जो है ना सीवियर, क्लास 4 सीवियर किस्म का हार्ट फेलियर होगा, अनेबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिस्कम्फर्ट, कि डिस्कम्फर्ट उसको हर वक्त ही रहेगा, कि कोई भी ना उठना बैठना भी सही नहीं होगा। सिम्टम्स ऑफ कार्डियक इंसफिशिएंसी एट रेस्ट, के आराम करते हुए भी उसको लगेगा, उसको फील हो रहा होगा कि मतलब ऐसी बेचैनी सी है, कहीं पे प्रॉब्लम है, टिंगलिंग वगैरह होगी। इफ एनी फिजिकल एक्टिविटी इज अंडरटेकन, डिस्कम्फर्ट इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे एक उसमें लिखा हुआ है कि एक डायग्राम है, आप अपनी स्लाइड्स में ओपन कर लें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मायोकार्डियल इंजरी है या प्रोलॉन्ग्ड ओवरलोड है। प्रोलॉन्ग्ड ओवरलोड मतलब दिल के ऊपर बोझ हमने बहुत टाइम से डाला हुआ है, जिसकी वजह से क्रोनिक हो गया, और या फिर मायोकार्डियल इंजरी हो गई, मतलब जिसको हम बोलते हैं एक्यूट, मतलब एक्यूट या क्रोनिक, दोनों सूरतों में क्या होगा, डिसफंक्शन ऑफ हार्ट पंप, जो पंपिंग एक्शन है ना हार्ट का, वो ख़राब हो जाएगा, चाहे वो सिस्टोलिक था या डायस्टोलिक था। अब क्या होता है, हमारे पास अडॉप्टिव एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कंपनसेटरी मैकेनिज्म को ऑन होना चाहिए था, ठीक है। परसिस्टेंट इफेक्ट्स ऑफ पैथोजेनिक एजेंट्स आ जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट आ जाएगा, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग आ जाएगी। वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, अभी मैंने आपको उर्दू में बताया था कि जो वेंट्रिकल के मसल्स हैं ना, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और वो पूरी तरह से सुकड़ नहीं पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, वो ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि उसको सुकड़ने के लिए इलास्टिसिटी चाहिए, वो नहीं होगी। डिक्लाइन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड डायस्टोलिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होगा। डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अभी हमने उर्दू में पढ़ा है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं। क्रूशियल फैक्टर इन हार्ट इजेक्शन फंक्शन, के इलास्टिक होना चाहिए था उसको, अगर वो नहीं हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम्स होंगे। कौन से होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कार्डियोसाइट्स, के दिल के जो सेल्स हैं उन पे डिपेंड करती है। इंटैक्ट हार्ट स्ट्रक्चर, इनसफिशेंट एनर्जी सप्लाई एंड नॉर्मल एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, कि ये होने की वजह से उस फोर्स की कपलिंग सही नहीं होगी, हम एनर्जी पूरी नहीं दे पाएंगे, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे।
और क्या हम पढ़ेंगे इसमें, एक सेकेंड, पॉसिबल कॉजेज पढ़ेंगे। एक स्लाइड आगे छोड़ के है ना, पॉसिबल कॉजेज पढ़ते हैं पहले। देयर आर मैनी पॉसिबल कॉजेज जिनके अंदर है हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा जिसका हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड कितना होता है, ऑलमोस्ट 5000 ml होता है, जिसको 5 लीटर बोलते हैं, वो हमने 6 कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो उसके काजेज क्या हो सकते हैं, रिगर्जिटेंट या हाई आउटपुट स्टेट होती है। प्रेशर ओवरलोड है जिसके अंदर हमारे पास सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो रही है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया जिसके अंदर कोई एम्बोलस वगैरह या कोई क्लॉट जम गया है पल्मोनरी आर्टरीज वेन्स के अंदर। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज आ जाएगा। हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। लॉस ऑफ मसल होता है हमारे पास, जिसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गई थी, जिसकी वजह मतलब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची थी हार्ट के पास, और वहाँ पे कार्डियक सेल्स की या मसल्स की डेथ हो गई है। और लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी किन वजह से होती है, कोई पॉइजन खाया था, कोई इन्फेक्शन हो गई थी हार्ट में। और रोमैटिक फीवर, एक्यूट रोमैटिक फीवर हो गया था, जो रोमैटिक बैक्टीरिया क्या नाम है, रोमैटिक समथिंग बैक्टीरिया है जो कॉज करवाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिलिंग, जिसके अंदर माइट्रल या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है वॉल्व्स की, वो पैथोलॉजी में पढ़ेंगे हम हार्ट की। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जिनकी वजह से ये हार्ट फेलियर ज़्यादा हो जाता है, वो क्या होता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन हो वेसल्स वगैरह के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, एसिड बेस या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो, जिसमें एसिड की, बेस की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी या बेशी, मतलब ये कम ज़्यादा हो। अगर अरिथमिया होते हैं जिसमें हार्ट पूरी तरह से बीट नहीं करता, ऐसे कर दिया फिर एबनॉर्मल हो गया, फिर बीटिंग कर दी, फिर रुक गया, फिर कर दिया। प्रेगनेंसी एंड लेबर, इसके अंदर भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, हार्ट फेलियर रिजल्ट्स आफ्टर इंजरी टू द हार्ट, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, मतलब कोई अटैक हो चुका है, मतलब दिल के मसल्स को, दिल की सेल्स को कोई पहले इंजरी हुई है, तो उनके बाद हमारे दिल के हार्ट फेलियर जो है ना, उनमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, डैमेज टू हार्ट वॉल्व्स, डायबिटीज़, ओबेसिटी, एडवांस्ड एज, मतलब कल भी हमने पढ़ा था कि ज़्यादा एज जो है ना बंदे की, वो प्रॉब्लम कॉज करती है हाई ब्लड प्रेशर वगैरह में। तो हार्ट फेलियर के लिए आगे एक स्लाइड है हमारे पास, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में आप एक बंदे को देखोगे, वो बैठा हुआ है मोटा सा, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, नीचे उसमें एडीमा दिखाया हुआ है, फैटीग दिखाई हुई है, एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो गई हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बस ऐसे करके बैठा हुआ है। और चेस्ट कंजेशन हुई है। चेस्ट कंजेशन क्यों फील होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर जो है ब्लड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से उसको ना ऐसे लग रहा है जैसे जकड़ गया है सारा कुछ। एडीमा ऑफ एंकल एंड स्वेलिंग, के पाँव के अंदर एडीमा हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको SOB बोलते हैं। और जो मेन चीज़ है ना, जगुलर वेन, यहाँ पे वेन्स होती हैं बड़ी, जिनको हम शहरक बोलते हैं, उनमें डिस्टेंशन हो जाएगी बाकायदा। वो बंदा ना आपको इधर जैसे वो गर्दन ऐसे करेगा ना, तो आपको यहाँ पे बाकायदा ऐसे ना बाहर आती हुई दिखाएंगी वेन्स। हालांकि धड़कना काम आर्टरी का है, वेन का नहीं है, पर यहाँ पे आपको जगुलर वेन बाकायदा ऐसे निकलती हुई दिखाई देगी। अब देखें, मैं नॉर्मल हूँ तो यहाँ पे आप अपनी भी देखेंगे तो आपको नॉर्मल नज़र आएगी, लेकिन ऐसे बंदा जब आपके पास हॉस्पिटल में आएगा क्लिनिकली, तो आप उसको देख के पहचान लोगे। चलें जी, आज का टॉपिक यहाँ तक हुआ, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ गई सबको? इसको रोक दें।